नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न टेक करियर के बारे में। मतलब इस रास्ते पर आगे कैसे बढ़ा जाए। ये सफ़र देखिए आसान तो नहीं है, चैलेंजेस से भरा है, स्पेशली आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में। पर इसे सही तरीके से नेविगेट करना बिल्कुल मुमकिन है। तो अंदाजा लगाइए भारत में हर साल कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं। सोचिए जरा, ये नंबर है 12.5 लाख। जी हाँ, 12.5 लाख। बस ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफ़ी है कि कंपटीशन कितना कितना ज़्यादा टफ है। अब इन 12.5 लाख ग्रेजुएट्स के लिए नौकरियां कितनी निकलती हैं हर साल? सिर्फ 2.5 लाख, 250,000। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा गैप है यहाँ। और ये फासला, ये गैप यहाँ इस चार्ट में बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ देखिए ग्रेजुएट्स की ये ऊंची सी बार और दूसरी तरफ जॉब्स की ये छोटी सी बार। यही यही वो सबसे बड़ी चैलेंज है जो आज के यंग प्रोफेशनल्स फेस कर रहे हैं। तो इस चैलेंज को एक नाम देते हैं, द ग्रेजुएट गॉन्टलेट। ये एक ऐसी मुश्किल दौड़ है जिसमें हर नए ग्रेजुएट को उतरना ही पड़ता है। पर देखिए हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सल्यूशन तो होता ही है। तो चलिए अब जरा एक कॉन्क्रीट एक्शनेबल तरीके की बात करते हैं जो इस मुश्किल से निकलने में मदद कर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि जब एक एक रोल के लिए 2000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस आ रहे हों, तो उस भीड़ में कोई कैसे नोटिस्ड हो, कैसे अपनी प्रोफाइल को स्टैंड आउट कराया जाए। तो देखिए नौकरी पाने के ना मोटे तौर पर दो ही तरीके हैं। पहला, डायरेक्ट एप्लीकेशन, मतलब आप सीधे कंपनी की वेबसाइट पर गए और अप्लाई कर दिया। और दूसरा, रेफरल्स, यानी कोई एम्प्लॉय जो पहले से वहां काम कर रहा है वो आपको रेकमेंड करे। और इन दोनों तरीकों के रिजल्ट्स में ना जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप सीधे अप्लाई करते हैं तो सक्सेस रेट पता है कितना है? सिर्फ 1%। 1%। लेकिन अगर एक रेफरल मिल जाए तो यही चांस बढ़कर हो जाता है लगभग 28%। ये कितना बड़ा जंप है। साफ है, एक रेफरल आपको हजारों की भीड़ से निकालकर बिल्कुल सामने ला खड़ा करता है। तो ठीक है, पहली नौकरी तो मिल गई, लेकिन वो तो बस एक शुरुआत है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म करियर स्ट्रैटेजी की। इसे कहते हैं द लॉन्ग गेम। शुरुआत में ना सबसे ज्यादा सैलरी का पीछा करना बड़ा टेम्पटिंग लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई सबसे स्मार्ट मूव है? चलिए देखते हैं कि लॉन्ग रन में क्या ज्यादा मायने रखता है। सच तो ये है कि अर्ली करियर में ना सैलरी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। ये जो छोटा मोटा गैप है ये लॉन्ग टर्म में उतना मैटर नहीं करता। इसके बजाय शुरू में सही स्किल्स हासिल करना वो आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए कहीं कहीं ज्यादा वैल्यूबल है। देखिए, करियर कॉम्पेंसेशन ना कोई सीधी सीधी चढ़ाई नहीं है। 20s वाला जो डेकेड होता है वो सीखने का है, फाउंडेशन बनाने का। यहाँ ग्रोथ थोड़ी धीमी होती है। असली जंप, असली उछाल तो मिड 30s और 40s में आता है, जब आपके सीखे हुए स्किल्स का इम्पैक्ट दिखने लगता है और पे तेजी से बढ़ता है। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है ट्विटर के फॉर्मर सीईओ पराग अग्रवाल। स्टैनफोर्ड से पीएचडी, उसके बाद भी वो लगातार हैकाथॉन्स के जरिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहें। लेसन क्या है? लेसन बिल्कुल साफ है, सीखना कभी नहीं रुकता। आपकी डिग्री कोई भी हो, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, अपने करियर का रास्ता खोजने के लिए ना बहुत से लोग एक पॉपुलर फ्रेमवर्क इकिगाई का इस्तेमाल करते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये हमेशा काम करता है? चलिए एक नए और ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच के बारे में सोचते हैं। तो इकिगाई है क्या? ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है जीने की वजह। ये बेसिकली 4 चीज़ों का इंटरसेक्शन है। वो जो आपको पसंद है, वो जिसमें आप अच्छे हैं, वो जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, और वो जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, ये मॉडल ना स्टैटिक है, मतलब स्थिर। ये इस बात को अकाउंट में नहीं लेता कि जो चीज़ें आपको आज पसंद है या जिस चीज़ की दुनिया को आज ज़रूरत है वो सब समय के साथ बदल जाता है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क है धर्म के 3 वृत्त। इसमें 3 चीज़ें हैं। पहला, ऊर्जा, यानी वो फील्ड जिसके लिए आपके अंदर एक जेन्युइन इंथुजियाज्म हो। दूसरा, कर्म, मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होकर कड़ी मेहनत करना, बिना ये सोचे कि तुरंत क्या मिलेगा। और तीसरा है इम्पैक्ट, यानी आपके काम का आपकी फैमिली और सोसाइटी पर एक पॉजिटिव असर पड़ना। तो चलिए अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात पर, और वो है एक सैटिस्फाइंग करियर बनाने की असलियत जो एक घुमावदार सड़क की तरह है।
अक्सर हमारे दिमाग में करियर पाथ की एक इमेज होती है, एक सीधी लाइन जो बस ऊपर ही ऊपर जाती है। पर ये सच नहीं है, ये एक मिथ है। रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। असल करियर जर्नी में मोड़ आते हैं, सर्कल्स आते हैं, कभी कभी तो सैलरी कट्स भी लेने पड़ते हैं। ये कोई सीधी सड़क नहीं बल्कि एक वाइंडिंग रोड है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो फिर की क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है? वो है एक्सपेरिमेंट करते रहना, लगातार प्रयोग करते रहना, क्योंकि देर सवेर आप वो चीज ढूंढ ही लेंगे जो आपके लिए बनी है। तो इस सफर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये मत सोचिए कि 10 साल बाद कहाँ पहुंचना है। बस ये सोचिए कि आपका अगला एक्सपेरिमेंट, आपका अगला छोटा सा कदम आपको कहाँ ले जाएगा। तो आजकल मॉडर्न जॉब मार्केट में अपना रास्ता ढूंढना एक भूल भुलैया जैसा लगता है ना? अगर ऐसा लग रहा है तो फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसा ही महसूस करते हैं। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं और एक ऐसी मजबूत करियर स्ट्रैटेजी बनाएंगे जो वाकई काम करती है। अच्छा, तो अक्सर कहानी शुरू कहाँ से होती है? दर्जनों वेबसाइट्स पर अपना रेज्यूमे अपलोड करना और बस अप्लाई 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 बटन पर क्लिक करते जाना। लेकिन 1 मिनट रुककर सोचने वाली बात यह है कि इस अंधी दौड़ में मंजिल मिलने की उम्मीद असल में है कितनी? चलिए उम्मीदों से थोड़ा हटकर हकीकत पर नजर डालते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये आपको सच में चौंका सकता है। हाँ, सही सुना, 1% से भी कम। बिना किसी रेफरेंस या नेटवर्किंग के एक ऑनलाइन पोर्टल से भेजे गए रिज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने की संभावना बस इतनी ही है। ये आंकड़ा वाकई आंखें खोल देने वाला है। तो फिर इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? देखिए, इसका जवाब है किस्मत के भरोसे बैठना छोड़कर सिस्टम को समझना होगा। हमें ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करना होगा, ना कि सिर्फ ज्यादा मेहनत से। ठीक है, तो चलिए फिर इस सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब कोई जॉब के लिए अप्लाई करता है तो पर्दे के पीछे असल में वो कौन है जो सारे फैसले ले रहा है। मिलिए हायरिंग मैनेजर से। ये है अ की पर्सन। यही वो इंसान है जिसकी टीम में एक जरूरत पैदा हुई है। यही वो असली बॉस है जिसे इम्प्रेस करना है, क्योंकि जॉब की शुरुआत इनकी जरूरत से होती है। और ये स्लाइड पूरी कहानी को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, शुरू के जो 3 स्टेप्स है ना, वो दरअसल सिलेक्शन के नहीं बल्कि एलिमिनेशन यानी छटनी के हैं। यहाँ सैकड़ों में से कुछ ही रेज्यूमे आगे जा पाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य इंटरव्यू तक पहुंचना है, जहां असली सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू होता है। तो अब जब हम ये जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है, तो चलिए अपनी जीत की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसके लिए 2 बहुत ही पावरफुल मॉडल्स हैं। इसे देखने के 2 नजरिए हैं। पहला है आउटसाइड इन अप्रोच, जहां हम पहले बाजार को देखते हैं और फिर उसमें अपनी जगह ढूंढते हैं। और दूसरा है इनसाइड इन अप्रोच, जहां हम पहले खुद को समझते हैं और फिर अपने लिए सही बाजार ढूंढते हैं। आउटसाइड इन स्ट्रैटेजी को एक दूरबीन की तरह समझिए। हम सबसे पहले देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी तस्वीर देखते हैं, ये समझने के लिए कि ग्रोथ की लहर आखिर किस दिशा में बह रही है। और ये तस्वीर काफी शानदार है। भारत की अर्थव्यवस्था हाल ही में $4 ट्रिलियन को पार कर चुकी है। मतलब यहाँ मौके लगातार बन रहे हैं, हमें बस सही जगह पर नजर रखने की जरूरत है। अब इस बड़ी तस्वीर के अंदर थोड़ा जूम इन करते हैं। कौन से सेक्टर इस ग्रोथ को लीड कर रहे हैं? जैसे कि ई-कॉमर्स हो गया, फिनटेक या ग्रीन एनर्जी। ये वो सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज्यादा नौकरियां और ग्रोथ की संभावना है। बस उस लहर को पकड़ना है। अब बात करते हैं दूसरे अप्रोच की, यानी इनसाइड इन की। ये एक आईने की तरह है। यहाँ शुरुआत बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि खुद से होती है। सवाल ये है, किसी की असली ताकत क्या है? वो कौन सी खासियत है जो उसे बाकियों से अलग बनाती है? इसके लिए स्किल गैप एनालिसिस एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। इससे ये पता चलता है कि किसी की मौजूदा स्किल्स और उसकी ड्रीम जॉब के लिए ज़रूरी स्किल्स के बीच कितना फासला है। ये एक क्लियर रोड मैप देता है कि आगे क्या सीखना है, ताकि बाजार में एक अलग पहचान बन सके। तो अब जब हमने नौकरी खोजने की रणनीतियों पर बात कर ली है, तो चलिए एक और बेहद ज़रूरी पहलू पर ध्यान देते हैं। सिर्फ नौकरी पाना ही काफ़ी नहीं है, सही नौकरी चुनना ज़रूरी है। अक्सर लोग बड़े सैलरी पैकेज में खो जाते हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। ज़्यादा सैलरी के साथ अक्सर बहुत ज़्यादा प्रेशर और ख़राब वर्क लाइफ बैलेंस की एक छिपी हुई कीमत भी चुकानी पड़ती है।
मिसाल के तौर पर दुनिया की कुछ टॉप कंसल्टिंग या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स को ही देख लीजिए। वो शानदार सैलरी तो देते हैं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कल्चर बेहद सख्त हो और काफी कॉम्पिटिटिव हो सकता है। कुछ कंपनियों में तो अप और आउट कल्चर इतना ज्यादा है कि हर साल 80% तक कर्मचारियों को या तो निकाल दिया जाता है या वो खुद छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। क्या कोई ऐसे माहौल में काम करना चाहेगा? तो फिर असली कहानी का पता कैसे लगाया जाए? इंटरव्यू में स्मार्ट सवाल पूछने चाहिए, उस कंपनी के मौजूदा और पुराने कर्मचारियों से बात करनी चाहिए, और टीम ब्लाइंड जैसी वेबसाइट्स पर आपको कंपनी कल्चर की अनफिल्टर्ड सच्ची जानकारी मिल सकती है। और ये सब हमें इस पूरी चर्चा के सबसे अहम सवाल पर ले आता है। आखिर एक कामयाब करियर का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पद और पैसे तक ही सीमित है? कई स्टडीज बताती हैं कि जब लोग जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं तो उनका सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं होता कि उन्होंने और पैसे क्यों नहीं कमाए, बल्कि ये होता है कि काश उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों के साथ थोड़ा और वक्त बिताया होता। जैसा कि पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई ने बहुत खूबसूरती से समझाया है, हमारा जीवन 3 स्तंभों पर टिका है: हमारा काम, हमारा परिवार और हम खुद। और इन तीनों के बीच संतुलन साधना ही असली चुनौती और असली सफलता है। तो आखिर में सबसे अच्छी करियर स्ट्रैटेजी वो नहीं जो सिर्फ एक अच्छी नौकरी दिलाए, बल्कि वो है जो एक ऐसा जीवन जीने में मदद करे जिस पर गर्व हो और जिसका कभी कोई पछतावा ना हो। अब सवाल ये है कि कोई अपने लिए ऐसा करियर कैसे डिजाइन करेगा? भारत का जॉब मार्केट मतलब एक मुश्किल दौड़ बन चुका है। चलिए आज समझते हैं कि करियर की इस अनिश्चितता से निपटने का नया स्मार्ट तरीका आखिर है क्या। देखिए, आज के दौर में करियर बनाना ये कुछ ऐसा है जैसे किसी मुश्किल भूल भुलैया में रास्ता खोज रहे हों। जो पुराने नक्शे और रास्ते थे ना, वो अब काम नहीं आते। इसलिए एक नए नजरिए, एक नए मैप की सख्त जरूरत है। तो सवाल ये उठता है कि शुरुआत आखिर की कहां से जाए, और इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें पहले प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना होगा। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मार्केट का माहौल असल में है कैसा। इस सेक्शन में हम भारतीय जॉब मार्केट की असलियत पर कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों के साथ नजर डालेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 11.5 लाख। जी हां, भारत में हर साल इतने नए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, हर एक नौकरी के लिए कंपटीशन कितना जबरदस्त होगा। लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि इन ग्रेजुएट्स में से करीब 80%, जी हां 80% को एक अच्छी नौकरी खोजने में बहुत मुश्किल होती है। और इसका कारण बहुत सीधा है। डिमांड और सप्लाई का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। जॉब्स कम हैं और उम्मीदवार बहुत ज़्यादा। और ये जो चार्ट है, ये बाजार की हकीकत को और भी साफ कर देता है। एक तरफ आईटी सर्विसेज में करीब 2.5 लाख नौकरियां हैं जो ज़्यादातर कॉस्ट सेंसिटिव होती हैं, और दूसरी तरफ एआई और मशीन लर्निंग जैसे हाई पेइंग फील्ड्स में सिर्फ 8,000 नौकरियां। फर्क बिल्कुल साफ है। और ये जो बात कही गई है ना, ये पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से बयां करती है। ये कोई रेस नहीं है, ये एक एलिमिनेशन गेम है। यहाँ भीड़ से अलग दिखना ही सबसे बड़ा चैलेंज है, ताकि रिक्रूटर की नज़र आप पर पड़े। अक्सर लोगों को लगता है कि कंपनी की वेबसाइट पर सीधे अप्लाई करने से काम बन जाएगा, है ना? लेकिन असलियत देखिए, सक्सेस रेट सिर्फ 2% है। इसका मतलब हजारों एप्लीकेशंस के ढेर में से 98% तो शायद देखे भी नहीं जाते, वो ऑटोमेटेड फिल्टर में ही बाहर हो जाते हैं। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि पुराने तरीके काम नहीं कर रहे। तो चलिए अब देखते हैं कि वो जो बरसों पुरानी सलाह है, अपने पैशन को फॉलो करो, वो आज के जमाने में क्यों पूरी तरह से फेल हो रही है। देखिए, करियर को लेकर 2 तरह की सोच है। एक तरफ है पुराना तरीका जो कहता था कि जो पसंद है, जिसमें अच्छे हो और जिससे पैसा मिले, बस वही करो। लेकिन जो नई प्रैक्टिकल प्लेबुक है, वो कहती है कि उत्साह से मेहनत करो, लगातार नई चीजें ट्राई करो और धीरे धीरे समय के साथ अपने पैशन, स्किल्स और इम्पैक्ट को एक लाइन में लाओ। और इसकी सीधी सी वजह यह है कि इंसान और बाजार दोनों ही बदलते रहते हैं। हमारी रुचियां बदलती हैं, मार्केट में नई स्किल्स की डिमांड आती है, तो कोई भी फिक्स्ड फॉर्मूला लंबे समय तक काम कर ही नहीं सकता। तो ठीक है, अगर पुरानी सलाह काम नहीं कर रही तो फिर नया रास्ता क्या है? अब हम बात करेंगे एक ऐसे मॉडर्न फ्रेमवर्क की जो आज की दुनिया में वाकई काम करता है, खासकर जब बात करियर ग्रोथ और पैसों की हो। हम सबके मन में एक इमेज होती है कि करियर की कमाई ना एक सीधी लाइन में ऊपर जाती जाएगी,
लेकिन ये धारणा अब छोड़नी पड़ेगी। सच्चाई ये है कि करियर के अलग अलग फेज में कमाई में बहुत उतार चढ़ाव आता है। इस नए मॉडल में ना एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। करियर के जो पहले 5 साल होते हैं वो असल में नींव बनाने और स्किल्स डेवलप करने के लिए होते हैं, और जब ये नींव मजबूत हो जाती है तब 6 से 10 साल और उसके बाद असली ग्रोथ और हाई इम्पैक्ट काम करने का मौका मिलता है, और कमाई भी उसी हिसाब से बढ़ती है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सिर्फ अपनी फील्ड का टेक्निकल स्किल काफ़ी नहीं होता। जिसे बिजनेस एक्यूमेन कहते हैं वो भी चाहिए। मतलब ये समझना कि कोई कंपनी चलती कैसे है, पैसा कैसे कमाती है, और उस पूरे प्रोसेस में एक इंसान का योगदान क्या हो सकता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि इस नए खेल में स्किल्स, एजुकेशन और एक्सपीरियंस का रोल क्या है। हाँ, ये बात तो है कि मास्टर्स या पीएचडी जैसी हायर एजुकेशन से मौके बढ़ सकते हैं। ये कुछ वक्त के लिए आपको जॉब मार्केट के कंपटीशन से बाहर भी रखता है, लेकिन इसके अपने चैलेंज हैं। वीज़ा की दिक्कतें, पॉलिटिकल माहौल और सबसे बड़ी बात, भारी भरकम खर्चा। तो मतलब बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि सिर्फ डिग्रियां जमा करने से कहीं ज्यादा जरूरी है कि लगातार नई स्किल्स सीखी जाएं और खुद को अपग्रेड किया जाए। एक लंबे और सफल करियर की असली चाबी यही है। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि किसी का भी करियर प्लान, क्या वो आज की तेजी से बदलती दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हैं? इस पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। इसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनियां, मतलब एम्प्लॉयर्स, असल में अपने कैंडिडेट्स में कौन सी स्किल्स ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ना जॉब ढूंढने के इस पूरे प्रोसेस को एक अलग ही एंगल से देखते हैं। क्या हो अगर इसे एक इम्तिहान की तरह नहीं बल्कि एक सेल्स पिच की तरह देखा जाए। हाँ, इस पिच में जो नौकरी ढूंढ रहा है वो इंसान सेल्स पर्सन भी है और वही प्रोडक्ट भी। और वो बेच क्या रहा है? अपनी स्किल्स। सोचिए, एक अच्छा सेल्स पर्सन क्या करता है? वो सीधे अपने प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करने लगता है ना, पहले वो ग्राहक की जरूरत को समझता है। बस यही लॉजिक एक इंटरव्यू पर भी फिट बैठता है। कैंडिडेट को ये दिखाना होता है कि उसकी स्किल्स कंपनी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कैसे कर सकती हैं। तो ठीक है, अगर स्किल्स ही प्रोडक्ट हैं तो फिर ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये असल में हैं क्या और इन्हें किन कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। एकदम आसान भाषा में कहें तो स्किल्स वो टूल्स हैं, वो औजार हैं जो किसी को भी कोई काम असरदार तरीके से पूरा करने में मदद करते हैं। मोटे तौर पर देखें तो स्किल्स को हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं: टेक्निकल, बिजनेस और पीपल स्किल्स। अब टेक्निकल स्किल्स मतलब किसी खास टूल या सॉफ्टवेयर का ज्ञान। बिजनेस स्किल्स का लेना देना इंडस्ट्री के तौर तरीकों से होता है। और फिर आती हैं पीपल स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन, जो कि आप कह सकते हैं यूनिवर्सल हैं, हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। अब सवाल ये है कि कस्टमर यानी कंपनी की जरूरतें कैसे समझे। इसके लिए नौकरी ढूंढने वाले को उनके ब्लूप्रिंट को देखना होगा, जिसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन या शॉर्ट में जेडी। सच कहूं तो जॉब डिस्क्रिप्शन यानी जेडी नौकरी ढूंढने के प्रोसेस का सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसी में साफ साफ लिखा होता है कि कंपनी को क्या चाहिए, कौन सी स्किल्स चाहिए, जो इसे पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस का बेस बनाता है। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। जो रिक्रूटर्स होते हैं या फिर जो ऑटोमेटेड सिस्टम होते हैं, वो दोनों ही इस जेडी को एक चेकलिस्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। मतलब वो इसी के बेसिस पर ये तय करते हैं कि कोई कैंडिडेट उस रोल के लिए फिट है या नहीं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। हम कुछ असली जॉब डिस्क्रिप्शंस को एनालिसाइज करके इसे समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं गूगल से। गूगल में एक डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए जो जेडी है, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ देखिए, साफ पता चल रहा है कि गूगल को स्किल्स का एक मिक्स चाहिए। एक तरफ कमीशन सिस्टम और स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जैसी टेक्निकल स्किल्स की बात हो रही है, दूसरी तरफ प्रोजेक्ट प्लानिंग जैसी बिजनेस स्किल्स भी है, और साथ ही ऑर्गेनाइजेशनल और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी पीपल स्किल्स की भी डिमांड है। अच्छा, अब इसकी तुलना करते हैं एक कंसल्टिंग फर्म से, जैसे कि डिलॉयट। उनके यहाँ एनालिस्ट के रोल के लिए क्या चाहिए, ये देखते हैं। और ये कितना दिलचस्प है, यहाँ फोकस एकदम अलग है। डेलॉयट के लिए बिजनेस और पीपल स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे किसी खास टेक्निकल बैकग्राउंड की अहमियत थोड़ी कम हो जाती है।
तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अलग-अलग कंपनियां और अलग-अलग इंडस्ट्रीज अलग-अलग तरह की स्किल्स को प्राथमिकता देती हैं। टेक कंपनियां शायद टेक्निकल स्किल्स पर ज़्यादा जोर दें, तो वहीं कंसल्टिंग फर्म्स बिजनेस स्किल्स को ज़्यादा तवज्जो दे सकती हैं। तो एक बार ये समझ आ गया कि एम्प्लॉयर्स को क्या चाहिए, तो अगला स्टेप आता है उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक स्ट्रैटेजिक प्लान बनाना। और ये किया जाता है स्किल गैप एनालिसिस के जरिए। ये एक तरह की एक्सरसाइज है जहां कोई भी अपनी मौजूदा स्किल्स की तुलना उन स्किल्स से करता है जिनकी उसे ज़रूरत है। इस पूरे एनालिसिस को ना हम 5 सिंपल और एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं। ये एक तरह से रोड मैप बनाने जैसा है कि मंजिल क्या है और वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या होगा। खास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए ये प्रोसेस ग्रेजुएशन से कम 1.5 या 2 साल पहले शुरू कर देना बेस्ट रहता है, ताकि उस प्लान पर काम करने के लिए भरपूर टाइम मिल सके। अब इस गैप को, इस अंतर को भरें कैसे? इसके लिए एक्टिवली एक्सपीरियंस हासिल करना होता है, जैसे इंटर्नशिप करके, प्रोजेक्ट्स पर काम करके या फिर कोई टारगेटेड ऑनलाइन कोर्स करके, ताकि ज़रूरी स्किल्स बन सकें। यहाँ सबसे ज़रूरी बात है कि जो भी करें सोच समझ कर करें। बस कोई भी रैंडम या आसान सा प्रोजेक्ट नहीं करना है। ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनने हैं जिनसे सच में कुछ सीखने को मिले और इंडस्ट्री के लिए तैयारी हो सके। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये किसी के भी सोच को बदल देता है। बस चुपचाप नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले एक पैसिव कैंडिडेट से वो इंसान एक एक्टिव करियर स्ट्रैटेजिस्ट बन जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एक ऐसे सेल्स पर्सन की तरह सोचना होगा जो लगातार अपने प्रोडक्ट को, यानी अपनी स्किल्स को और बेहतर बना रहा है। यही जॉब मार्केट में कामयाब होने का सबसे बड़ा सीक्रेट है। ये सिर्फ नौकरी पाने की बात नहीं है, ये एक वैल्यूएबल प्रोफेशनल बनने का सफर है। चलिए आज बात करते हैं जॉब मार्केट की, एक ऐसी दुनिया जिसके नियम हम सबको समझने चाहिए, क्योंकि ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं ना, कि भाई कुछ नौकरियों में इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है और कुछ में इतनी कम? ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबके करियर के फैसलों पर असर डालती है। देखिए, इसका जवाब ना असल में बहुत सीधा साधा है। हमें बस जॉब मार्केट को एक बाजार की तरह देखना होगा, एक ऐसा बाजार जो इकोनॉमिक्स के कुछ बहुत ही बेसिक नियमों पर चलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई की। सप्लाई मतलब आसान भाषा में ये वो सारे लोग हैं जिनके पास कोई खास स्किल है और वो एक जैसी नौकरी ढूंढ रहे हैं, मतलब कंपटीशन। और सिक्के का दूसरा पहलू है डिमांड। अब ये क्या है? ये है वो कंपनियां, वो रिक्रूटर्स जो उस खास स्किल वाले लोगों को नौकरी पर रखना चाहते हैं। मतलब कितनी नौकरियां उपलब्ध है। अब मज़ेदार बात यह है कि ये दोनों सप्लाई और डिमांड सैलरी पर कैसे असर डालते हैं। ये एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा चलते हैं। सोचिए, अगर बहुत सारे लोग एक ही नौकरी के लिए लाइन में हैं, मतलब सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या होगा? सैलरी नीचे जाएगी। लेकिन अगर नौकरियां ज़्यादा हैं और काम करने वाले लोग कम, मतलब डिमांड ज़्यादा है, तो सैलरी बढ़ जाती है। तो यहीं से हम पहुंचते हैं करियर के एक, कह सकते हैं, सुनहरे नियम पर। एक बहुत ही सीधा लेकिन ज़बरदस्त सिद्धांत। और वो नियम ये है कि फ़ायदा वहाँ है जहाँ डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। यही वो सिचुएशन है जहाँ किसी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जहाँ बहुत सी कंपनियां किसी को नौकरी देना चाहती हों लेकिन उस स्किल वाले लोग बहुत कम हो। ठीक है, ये तो हुई थ्योरी की बात, लेकिन असल दुनिया में ये कैसे काम करता है? चलिए कुछ असली उदाहरणों से इसे समझते हैं। करियर में तरक्की का ही उदाहरण लेते हैं। जब कोई एक इंजीनियर के तौर पर शुरू करता है तो उसके जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब सप्लाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़कर मैनेजर, फिर डायरेक्टर और फिर एग्जीक्यूटिव बनता है तो क्या होता है? कंपटीशन कम होता जाता है, लेकिन उनके तजुर्बे की डिमांड आसमान छूने लगती है। यही वजह है कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है। और ये सिर्फ करियर के लेवल पर ही नहीं, अलग अलग फील्ड्स में भी दिखता है। जैसे कि कोर इंजीनियरिंग को देखिए, मैकेनिकल या सिविल। यहाँ शुरुआती सैलरी ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और ख़ास तौर पे प्रोडक्ट मैनेजमेंट को देखिए, सैलरी कहीं ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इन फील्ड्स में सही स्किल वाले लोग कम हैं, लेकिन कंपनियों में उनकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और इसका सबसे बड़ा, मतलब सबसे एक्सट्रीम उदाहरण है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। यहाँ तो शुरुआती सैलरी ही आसमान पर होती है। ये इस बात का बेहतरीन एग्जाम्पल है कि जब मुट्ठी भर टॉप टैलेंटेड लोगों के लिए ज़बरदस्त डिमांड होती है तो सैलरी कहाँ तक जा सकती है।
लेकिन क्या कहानी सिर्फ यहीं खत्म हो जाती है? सिर्फ ज्यादा सैलरी के पीछे भागना ही सब कुछ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम सिर्फ पैसों पर ध्यान देंगे तो एक बहुत बड़ी और जरूरी बात को नजरअंदाज कर देंगे। जरा ट्रेडर्स के साथ हुई एक बातचीत का ये हिस्सा सुनिए कि उनसे दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन काम करने की उम्मीद की जाती है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे मैं सो रहा था, मैंने देखा नहीं कि बाजार में क्या हो रहा है। ये दिखाता है कि इन ज्यादा डिमांड और कम सप्लाई वाली नौकरियों की हकीकत कितनी तनाव भरी हो सकती है। तो मतलब इन नौकरियों की एक छिपी हुई कीमत भी होती है जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल नहीं दिखाता। जबरदस्त प्रेशर, 24/7 काम के लिए तैयार रहना और बेस्ट ऑफ द बेस्ट के साथ मुकाबला, जहां गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। खराब वर्क लाइफ बैलेंस और बर्नआउट का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि लक्ष्य सिर्फ सैलरी का नंबर बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि हर किसी को अपना एक पर्सनल करियर इक्वेशन बनाना चाहिए जो उसके लिए काम करे। और इस इक्वेशन में एक बहुत बड़ा फैक्टर है लोकेशन। सीधी सी बात है, मुंबई में 10 लाख की सैलरी और चेन्नई में 10 लाख की सैलरी एक बराबर नहीं होती, है ना? क्योंकि रहने का खर्च वो सब कुछ बदल देता है। तो सिर्फ ग्रॉस सैलरी, यानी कि जो सैलरी का बड़ा नंबर दिखता है, उस पर ध्यान देने से बेहतर है कि नेट सेविंग्स पर फोकस किया जाए। मतलब वो पैसा जो असल में महीने के आखिर में बचता है। अपनी कुल सैलरी में से टैक्स घटाइए, फिर किराया और बाकी खर्चे निकालिए। जो बचा वही आपकी असली कमाई है। तो असली सी क्या है? पहली बात, हर नौकरी डिमांड और सप्लाई के खेल पर चलती है। दूसरी बात, असली लक्ष्य है अपने लिए सही कॉम्बिनेशन ढूंढना, सही सेक्टर, सही रोल और सही लोकेशन। और सबसे ज़रूरी, हमेशा अच्छी और वैल्यूएबल स्किल्स बनाने पर ध्यान दें। अगर स्किल्स होंगी तो अच्छी सैलरी खुद ब खुद मिल जाएगी। तो अब फॉर्मूला तो पता चल गया है। ये एक टूल है, एक फ्रेमवर्क है। आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल अब बस यही है कि इसका इस्तेमाल करके कोई अपने लिए क्या हासिल करना चाहेगा, किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत देगा। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं कि एक ऐसा रेज्यूमे कैसे बनाया जाए जो रिक्रूटर की नजर से बच ना पाए और शुरुआती भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा हो जाए। जरा सोचिए, किसी एक जॉब ओपनिंग के लिए कंपनियों के पास इतने तक एप्लीकेशंस आ सकती हैं, 3000। जी हां, इतना तगड़ा कंपटीशन होता है, और वो भी सिर्फ एक रोल के लिए। और पता है एक रिक्रूटर किसी रेज्यूमे पर औसतन कितना वक्त देता है? बस इतना, बस 7 सेकंड। इतने ही सेकंड में यह तय हो जाता है कि कोई रेज्यूमे रेस में बना रहेगा या बाहर हो जाएगा। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक दमदार रेज्यूमे बनाने के लिए हम इन 5 जरूरी बातों को एक-एक करके समझेंगे। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यह समझनी है कि रिक्रूटर का मकसद किसी को चुनना नहीं है, बल्कि भीड़ कम करना है। वो 3000 लोगों की लिस्ट में से ऐसे बहाने ढूंढ रहे हैं जिनसे वो ऐसे बस 20 तक ले आएं। तो मतलब साफ है, किसी भी रेज्यूमे का पहला और सबसे बड़ा काम बस इस क्विक फायर एलिमिनेशन राउंड में टिके रहना है। और इस राउंड में टिके रहने का एक ही तरीका है, इस बात पर ध्यान देना छोड़ दें कि रिज्यूमे में क्या क्या बताना है, और इस पर ध्यान लगाएं कि रिक्रूटर क्या देखना चाहता है। और ये स्लाइड इसी सोच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक रेज्यूमे किसी की पूरी कहानी नहीं है, ये तो बस उस जॉब डिस्क्रिप्शन में दी गई प्रॉब्लम का सल्यूशन होना चाहिए। और बात सिर्फ इंसान की नहीं है। इससे पहले कि कोई रिक्रूटर रेज्यूमे देखे, उसे एक सॉफ्टवेयर टेस्ट पास करना होता है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में दिए गए कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है, ताकि रेज्यूमे सॉफ्टवेयर और रिक्रूटर दोनों की नजर में आ सके। इसका सीधा मतलब है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला रेज्यूमे अब नहीं चलता। हर जॉब एप्लीकेशन के लिए एक नया कस्टम टेलर्ड रेज्यूमे बनाना ही पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। चलिए, अब जब माइंडसेट सही हो गया है तो देखते हैं कि ऐसा कंटेंट कैसे तैयार करें जो रिक्रूटर का ध्यान खींच ले और जाने न दे। बुलेट पॉइंट्स को दमदार बनाने के लिए स्टार मेथड एक शानदार तरीका है। हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एक्शन वर्ब से शुरुआत करें और फिर सिचुएशन, टास्क, एक्शन और हां, सबसे जरूरी रिजल्ट के बारे में बताएं। और ये उदाहरण मैट्रिक्स की ताकत को एकदम साफ साफ दिखाता है। सिर्फ ये बताने से काम नहीं चलेगा कि क्या किया गया, ये बताना होगा कि उस काम से क्या फर्क पड़ा, और जहां भी मुमकिन हो उसे नंबरों में दिखाइए।
कंटेंट तो राजा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस 7 सेकंड के टेस्ट के लिए प्रेजेंटेशन यानी रेज्यूमे का डिज़ाइन रानी है, और दोनों का साथ होना बहुत ज़रूरी है। ये डिज़ाइन के नियम कोई बंदिशें नहीं हैं, बल्कि ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो रिक्रूटर को रेज्यूमे रिजेक्ट करने का कोई बहाना नहीं देती। जैसे 10 साल से कम एक्सपीरियंस है तो 1 पेज काफ़ी है, फॉन्ट साफ सुथरे हों और अनुभव को सबसे नए से पुराने के क्रम में लिखें। सिंपल। और हाँ, ये भी समझ लीजिए कि इसे परफेक्ट बनाने में वक्त लगता है। ये मानकर चलिए कि एक बेहतरीन रेज्यूमे के लिए कम से कम 20 से 25 ड्राफ्ट तो लगते ही हैं, तो हिम्मत नहीं हारनी है। अच्छा, आखिर में बात करते हैं उन डील ब्रेकर्स की, वो छोटी छोटी गलतियां जो किसी भी रेज्यूमे को सीधे रिजेक्ट फाइल में पहुंचा सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती स्पेलिंग या ग्रामर की कोई भी मिस्टेक। इससे सीधा पता चलता है कि डिटेल पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इसे खुद प्रूफ रीड करना है, स्पेल चेक चलाना है और किसी और से भी पढ़वाना है। ईमेल एड्रेस ये प्रोफेशनल होना चाहिए। coolboy123@xyz.com जैसा ईमेल मजाकिया लग सकता है, लेकिन ये रिक्रूटर को बिल्कुल इंप्रेस नहीं करेगा। सीधा साधा नाम पर आधारित ईमेल ही सबसे अच्छा रहता है। कई देशों में रेज्यूमे पर फोटो, उम्र या धर्म जैसी पर्सनल जानकारी देना अनप्रोफेशनल माना जाता है, और तो और ये भेदभाव से जुड़े सवाल भी खड़े कर सकता है, इसलिए इससे बचना ही बेहतर है। हर बुलेट पॉइंट की शुरुआत मैंने किया से करने की आदत छोड़नी होगी। इसकी जगह डेवलप्ड, मैनेज्ड, अचीव्ड जैसे दमदार एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करें। इससे फोकस कैंडिडेट पर नहीं बल्कि उसके काम पर जाता है। और सबसे जरूरी बात, कभी झूठ ना बोलें। रिक्रूटर्स को हजारों रेज्यूमे देखने का तजुर्बा होता है और वो बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातों को तुरंत पकड़ लेते हैं। अपनी सच्चाई को अच्छे से प्रेजेंट करना एक बात है और झूठ बोलना दूसरी, जो करियर शुरू होने से पहले ही उसे खत्म कर सकती है। तो आखिर में ये सवाल पूछना बनता है, कोई भी रेज्यूमे क्या है? किसी के अतीत का हिसाब किताब या उसके भविष्य का विज्ञापन? क्योंकि एक शानदार रेज्यूमे सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या किया गया है, बल्कि रिक्रूटर को यकीन दिलाता है कि यही कैंडिडेट उनकी अगली बड़ी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। कभी ऐसा हुआ है कि नौकरी के लिए ढेरों रेज्यूमे भेजें पर जवाब में मिली सिर्फ खामोशी? अगर हाँ, तो ये विश्लेषण बिल्कुल आपके काम का है। आज हम इस भीड़ से अलग दिखने और असल में नतीजे पाने के लिए एक पूरी की पूरी स्ट्रेटेजिक प्लेबुक बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चुनौती के साइज से। भारत में हर साल करीब 15 लाख स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं जो वर्कफोर्स में आने के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन असल में उनके लिए जो नई नौकरियां निकलती हैं वो हैं सिर्फ लगभग 2.5 लाख, और इनमें से भी ज्यादातर आईटी और कंप्यूटर साइंस सेक्टर में होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर कोई सीधे कंपनी की वेबसाइट पर अप्लाई करता है तो उसके रेज्यूमे के शॉर्टलिस्ट होने की संभावना सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% होती है, बस। ये जो नंबर है ना, ये एक बहुत ही गंभीर तस्वीर दिखाते हैं, और यही वजह है कि एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखना सिर्फ एक फायदा नहीं बल्कि आज के समय में एक ज़रूरत बन गया है। तो सवाल ये है कि इतने कम चांस के साथ कोई नोटिस में कैसे आए? देखिए, इसका सीक्रेट ये है कि नौकरी पाने के बारे में सोचना बंद करना होगा। असली पहला लक्ष्य है इंटरव्यू तक पहुंचना, और इंटरव्यू तक पहुंचने के लिए हमें ये समझना होगा कि जॉब हंट असल में 2 बिल्कुल अलग-अलग खेल हैं। अब देखिए, इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह पूरी प्रक्रिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। पहला गेम है एलिमिनेशन गेम, जहां बस फिल्टर को पार करना है, और दूसरा है सिलेक्शन गेम यानी इंटरव्यू। हमारा पहला और सबसे बड़ा मकसद है एलिमिनेशन गेम से बचकर सिलेक्शन गेम में पहुंचना, जहां जीतने के चांस अचानक से कई गुना बढ़ जाते हैं। लेकिन इस खेल को जीतने के लिए हथियार बनाने से पहले हमें ये तय करना होगा कि इनाम क्या है, और यकीन मानिए ये सिर्फ एक मोटी तनख्वाह से कहीं बढ़कर है। अक्सर सबसे ज़्यादा सैलरी के पीछे भागने से कई गंभीर नुकसान छिप जाते हैं, जैसे खराब वर्क लाइफ बैलेंस या नौकरी जाने का ज़्यादा खतरा, जो लंबे समय में हमारी स्थिरता और खुशी पर भारी पड़ते हैं। इसका एक बेहतर और टिकाऊ तरीका है धर्म मॉडल। ये एक ऐसा रास्ता खोजने पर फोकस करता है जो हमारी गहरी इच्छाओं और प्रेरणाओं से जुड़ा हो। तो सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि वो कौन सी जगह है जहां ये तीनों चीज़ें, यानी हमारा जुनून, हमारी मेहनत करने की भीतरी इच्छा और दुनिया पर हमारे काम का असर आपस में मिलती हैं। बस वहीं पर एक शानदार और लंबा करियर बनाया जा सकता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो कौन से प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो नोटिस होने के लिए बनाने ज़रूरी हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम है स्किल गैप एनालिसिस। अच्छा, तो यह कैसे ग्रेजुएशन से 2 साल पहले ही कर लिया जाए? इससे कोर्सेज, प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप के जरिए नौकरी के लिए तैयार होने का एक पर्सनल रोड मैप बन जाता है। और ये देखिए, असल में ये एनालिसिस कुछ इस तरह दिखता है, एक बिल्कुल साफ और एक्शन लेने लायक प्लान, जिसमें पता होता है कि कौन सा स्किल सीखना है और कैसे सीखना है। एक बार जब स्किल्स आ जाएं तो उन्हें रिज्यूमे पर तेजी से और असरदार तरीके से दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिक्रूटर के पास सिर्फ 5 से 7 सेकंड होते हैं। इसी के लिए है स्टार मेथड। ये रिज्यूमे में ऐसे दमदार सबूत के साथ बुलेट पॉइंट्स बनाने का फॉर्मूला है जो किसी भी रिक्रूटर का ध्यान तुरंत खींच लेते हैं। इस उदाहरण पर जरा गौर कीजिए। यहाँ सिर्फ ये नहीं बताया कि क्या किया, बल्कि ये भी बताया कि उसका नतीजा क्या निकला। मतलब ठोस नंबरों के साथ अपनी कीमत साबित की, जैसे 15% की कमी और हर हफ्ते 5 घंटे की बचत। अब एक पावरफुल रिज्यूमे तो हाथ में है, लेकिन आखिरी और सबसे जरूरी काम ये पक्का करना है कि इसे सही लोग देखें भी। ये चार्ट देखिए, ये जॉब हंट की सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी को साफ साफ दिखाता है। कंपनी के किसी मौजूदा कर्मचारी से मिला रेफरल सीधे अप्लाई करने से 10 गुना से भी ज़्यादा असरदार होता है। एक अच्छा नेटवर्क बनाने के लिए प्रोफेशनल और सम्मानजनक तरीका अपनाना पड़ता है। याद रखिए, लक्ष्य एक रिश्ता बनाना है, पहले ही मैसेज में रेफरल मांगना नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जॉब मार्केट में आगे बढ़ना किस्मत का खेल नहीं है। ये नियमों को समझने, अपने लक्ष्य को पहचानने, सही हथियार बनाने और फिर सही चाल चलने का खेल है, एक रणनीति का खेल। नमस्कार। क्या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बस एक ऑनलाइन रेज्यूमे की तरह पड़ी हुई है जिसे बनाकर छोड़ दिया गया है? आज हम इसे बदलने वाले हैं। हम इसे एक साधारण रेज्यूमे से एक ऐसे शक्तिशाली टूल में बदलेंगे जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 5 आसान से कदमों में लिंक्डइन को मास्टर करेंगे। हम समझेंगे कि यह सिर्फ एक रेज्यूमे से कहीं ज्यादा क्यों है। फिर हम देखेंगे कि वो पहली जबरदस्त छाप कैसे बनाई जाए। उसके बाद अपनी कहानी को सबसे असरदार तरीके से कहना सीखेंगे। फिर एक मजबूत नेटवर्क बनाएंगे और आखिर में हम देखेंगे कि कैसे एक सही कनेक्शन आपके करियर का पूरा खेल बदल सकता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही ईमानदार सवाल, क्या आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल सच में बस एक ऑनलाइन रेज्यूमे है? अगर इसका जवाब हाँ है तो आप मौकों का एक पूरा समंदर मिस कर रहे हैं। पर चिंता मत कीजिए, चलिए इसे बदलते हैं। जरा सोचिए, आपका रिज्यूमे एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर जैसा है, टू द पॉइंट, जरूरी लेकिन थोड़ा सीमित। वहीं लिंक्डइन एक पूरी रंगीन फिल्म की तरह है। यहाँ आप अपने हर स्किल, हर उपलब्धि को विस्तार से दिखा सकते हैं। रिक्रूटर्स दोनों देखते हैं, बिल्कुल, लेकिन लिंक्डइन ही वो जगह है जहाँ आपकी पूरी प्रोफेशनल कहानी जिंदा होती है। अब बात करते हैं पहली छाप की। ये बहुत जरूरी है। क्या आपको पता है कि एक रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल पर औसतन कितना समय बिताता है? सिर्फ 6 सेकंड। जी हाँ, सिर्फ 6 सेकंड। तो चलिए उन 6 सेकंड्स को ऐसा बनाते हैं कि वो उन्हें हमेशा याद रहें। तो एक कमाल की पहली छाप का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल, बस 3 चीजें। एक दमदार प्रोफाइल पिक्चर, एक आकर्षक बैनर और एक साफ सुथरा कस्टम URL। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। आपकी प्रोफाइल पिक्चर के लिए कुछ सुनहरे नियम हैं। आपका चेहरा फ्रेम के लगभग 60% हिस्से में होना चाहिए, एक हल्की स्वाभाविक मुस्कान के साथ। प्रोफेशनल कपड़े पहने और बैकग्राउंड को बिल्कुल साफ रखें। याद रखें, ये आपका प्रोफेशनल चेहरा है, कोई सोशल मीडिया फीड नहीं। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर के ठीक ऊपर जो वो बड़ी सी जगह है, उसे बर्बाद मत कीजिए। वो आपका पर्सनल बिलबोर्ड है। अपनी कंपनी, अपनी यूनिवर्सिटी या किसी बड़ी उपलब्धि को वहां दिखाएं। ये आपकी ब्रांडिंग का एक बहुत बहुत शक्तिशाली हिस्सा है। और अब एक प्रो टिप जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अपने लिंक्डइन URL को साफ सुथरा बनाइए। उन अजीबोगरीब नंबर्स और लेटर्स को हटा दें। इसे बस अपना नाम रखें। ये न केवल प्रोफेशनल दिखता है, बल्कि आपको खोजना भी आसान बनाता है। ठीक है, अब आपकी प्रोफाइल के दिल की बात करते हैं, आपकी कहानी। यहाँ आप सिर्फ तथ्यों को लिस्ट नहीं करते, यहाँ आप अपने प्रोफेशनल सफर की एक आकर्षक कहानी सुनाते हैं। आपका अबाउट मी सेक्शन आपकी 30 सेकंड की लिफ्ट पिच है। ये कोई आत्मकथा नहीं है। सीधे सीधे बताइए, आप कौन हैं,
आप क्या करते हैं और आप आगे क्या करना चाहते हैं। और हाँ, उन कीवर्ड्स को शामिल करना बिल्कुल मत भूलिए जो रिक्रूटर्स खोज रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने अनुभव को प्रभावशाली बनाने का एक सीक्रेट वेपन है स्टार मॉडल। ये सिंपल है। सिचुएशन बताइए, अपना टास्क समझाइए, अपने एक्शन का वर्णन कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट दिखाइए। यहाँ देखिए कि ये कैसे जादू करता है। ये कहना कि आपने सॉफ्टमैक्स रिग्रेशन का इस्तेमाल किया थोड़ा बोरिंग है, लेकिन ये कहना कि आपने उत्पाद की बर्बादी को 10% कम किया, अब ये प्रभावशाली है। आप फर्क देख सकते हैं? सब कुछ परिणामों के बारे में है। तो याद रखें, सिर्फ काम नहीं, काम का नतीजा बताइए। यही वो मंत्र है जो आपको दूसरों से अलग करेगा। आपकी कीमत आपके काम से नहीं, बल्कि आपके काम से मिले परिणामों से मापी जाती है। अब उस हिस्से पर आते हैं जो आपको सच में भीड़ से अलग दिखाएगा, आपकी उपलब्धियां। ये आपकी चमकने की जगह है। रेज्यूमे में हर चीज के लिए जगह नहीं होती, तो अपने पब्लिकेशंस, लीडरशिप की भूमिकाएं, अवार्ड्स, हैकाथॉन जीत और स्वयंसेवी कार्य को यहाँ दिखाएं। ये आपके जुनून और समर्पण को प्रदर्शित करने का एक शानदार तरीका है। जितना जरूरी ये जानना है कि क्या शामिल करना है, उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि क्या हटाना है। स्कूल के दौड़ने का अवार्ड, एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर, इन्हें हटा दें। अपनी प्रोफाइल को अव्यवस्था से मुक्त और पूरी तरह से प्रोफेशनल रखें। ठीक है, आपकी प्रोफाइल अब चमक रही है। अब गियर बदलते हैं और लिंक्डइन की असली ताकत का इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्क बनाना। चलिए, एक पैसिव प्रोफाइल से एक एक्टिव कनेक्टर बनते हैं। एक मजबूत नेटवर्क कहाँ से शुरू करें? 3 जगहों से: एल्यूमनाई, प्रोफेशनल ग्रुप्स और इंडस्ट्री के लीडर्स। लेकिन सबसे पहले अपने एल्यूमनाई से जुड़े। वे एक ही जगह से आते हैं और मदद करने की सबसे ज्यादा संभावना रखते हैं। ये आपका सबसे आसान एंट्री पॉइंट है। और यहाँ नेटवर्किंग का नंबर 1 नियम है, कभी भी खाली कनेक्शन रिक्वेस्ट ना भेजें। ये कहने जैसा है, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, लेकिन मुझसे जुड़ें। इसके बजाय एक छोटा पर्सनल नोट लिखें, मैंने देखा कि हम दोनों एक ही कॉलेज गए थे। बस इतना ही काफी है। और अब वो क्षण जिसके लिए हमने ये सब किया है, कनेक्शन की असली शक्ति। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे ये सारी मेहनत वास्तव में जादुई परिणाम दे सकती है। इस प्रेरक कहानी को सुनिए। एक नॉन फाइनेंस इंजीनियरिंग प्रोग्राम का छात्र लिंक्डइन पर कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी के एक वाइस प्रेसिडेंट से जुड़ा, और कुछ बातचीत के बाद उसे क्या मिला? एक प्री प्लेसमेंट ऑफर। और ये कोई साधारण नौकरी नहीं थी, ये एक ऐसी भूमिका थी जो आमतौर पर सिर्फ टॉप MBA ग्रेजुएट्स को मिलती है। ये है लिंक्डइन की ताकत। ये उन दरवाजों को खोलता है जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? ये कि सिर्फ एक सही कनेक्शन, सिर्फ एक बातचीत आपके पूरे करियर की दिशा बदल सकती है। ये सिर्फ नेटवर्किंग नहीं है, ये अवसर पैदा करना है। तो मैं आपको इस सवाल के साथ छोड़ता हूँ, आपका नेटवर्क आपके लिए कौन से दरवाजे खोलेगा जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी? संभावनाएं अनंत हैं। तो जाइए, अपनी प्रोफाइल को अपडेट कीजिए और कनेक्शन बनाना शुरू कीजिए। आपका अगला अवसर बस एक क्लिक दूर हो सकता है। नमस्कार, आज बात करेंगे नेटवर्किंग की। मतलब अच्छी, असरदार नेटवर्किंग कैसे की जाए, इसकी कला और इसके पीछे के विज्ञान की। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि रिज्यूमे तो भेज दिया, पर वो जैसे किसी ब्लैक होल में ही गायब हो गया? अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। जॉब सर्च में ये बहुत ही आम बात है। पर अच्छी खबर ये है कि इस पूरे सिस्टम को बाईपास करने का एक पक्का तरीका है। अच्छा, अब जरा इन नंबर्स को देखिए। आंकड़े बिल्कुल साफ साफ कहानी बताते हैं। बिना किसी जान पहचान या कनेक्शन के अप्लाई करने पर इंटरव्यू मिलने के चांस 100 में से सिर्फ 1। सोचिए, सिर्फ 1%। वहीं दूसरी तरफ अगर एक रेफरल मिल जाए तो ये चांस सीधे 30 गुना बढ़ जाते हैं। 30 गुना, मतलब ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है। तो यह सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल्स के भरोसे बैठना ये एक बहुत ही कम कामयाब होने वाली स्ट्रैटेजी है। तो सवाल ये है कि इस एप्लीकेशन ब्लैक होल से बचा कैसे जाए और अपनी किस्मत को अपने हाथ में कैसे लिया जाए। चलिए इसी को समझते हैं। इसका सीधा सा हल है हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने की बजाय एक्टिव होकर कनेक्शंस बनाना।
मकसद ये है कि कंपनी के अंदर किसी ऐसे इंसान को खोज निकाला जाए जो आपकी मदद कर सके, आपको उस भीड़ से अलग पहचान दिला सके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। शुरुआत करेंगे उन पुराने पारंपरिक तरीकों से, मतलब आमने सामने मिलकर नेटवर्किंग करने से, जो आज की डिजिटल दुनिया में भी कमाल का असर दिखाते हैं। और देखिए, कनेक्ट करने के मौके हर तरफ हैं। कंपनी के इन्फॉर्मेशन सेशंस हों, आपके कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स का नेटवर्क हो, या फिर प्रोफेसरों के साथ आपके रिश्ते, ये मौके अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे कैंपस में, हमारे मौजूदा नेटवर्क्स में। अच्छा, अब जरा प्रोफेसरों के बारे में सोचिए। वो सिर्फ क्लास में पढ़ाते नहीं हैं, है ना? उनके पास अक्सर कंसल्टिंग और रिसर्च प्रोजेक्ट्स की वजह से इंडस्ट्री में बहुत गहरे कनेक्शंस होते हैं। ऐसे कनेक्शंस जहां तक पहुंचना शायद आपके लिए वैसे नामुमकिन सा हो। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, नेटवर्किंग इवेंट्स में जाकर सिर्फ चुपचाप बैठना काफी नहीं है। सिर्फ सुनना नहीं बल्कि एक्टिव होकर हिस्सा लेना जरूरी है। यही चीज इन इवेंट्स को आपके लिए कीमती बनाती है। सवाल पूछिए, बातचीत शुरू कीजिए और लोगों पर अपनी एक छाप छोड़िए। चलिए अब आते हैं आज के दौर के सबसे बड़े और सबसे जरूरी नेटवर्किंग टूल पर, लिंक्डइन। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको दुनिया भर के प्रोफेशनल से जोड़ सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप इसका सही इस्तेमाल करना जानते हो। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि एक सीधा साधा लेन देन वाला मैसेज और एक जेन्युइन कनेक्शन बनाने की कोशिश में क्या फर्क होता है। एक तरफ सिर्फ मुझे रेफर कर दो वाली मांग है, और दूसरी तरफ एक रिश्ते की शुरुआत करने की कोशिश। एक कामयाब डिजिटल नेटवर्किंग का तरीका एक कई स्टेप्स वाला प्रोसेस है। इसकी शुरुआत होती है अच्छी रिसर्च से, फिर आप तालमेल बिठाते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस धैर्य और सम्मान पर टिका होता है। इसमें जल्दबाजी की कोई जगह नहीं है। हाँ, एक बात और, अपनी उम्मीदों को सही रखना भी बहुत जरूरी है। जब आप अनजान लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो 30 से 50% का सक्सेस रेट भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो अगर सारे जवाब ना आए तो निराश मत होइए, बस कोशिश करते रहिए। तो ये जो सारे कनेक्शंस हम बना रहे हैं, इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? इसका मकसद है जॉब सर्च का सबसे पावरफुल हथियार हासिल करना, और वो है एक रेफरल। चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये इतना ताकतवर क्यों है और ये काम कैसे करता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हर रेफरल एक जैसा नहीं होता। मान लीजिए एक पावर स्केल है, किसी भी एम्प्लॉय का रेफरल अच्छा है, लेकिन अगर वो आपकी ही टीम का कोई हो तो वो और भी बेहतर है। और सोचिए, अगर रेफरल सीधे हायरिंग मैनेजर से ही मिल जाए तब तो ये जैकपॉट है, लगभग कामयाबी पक्की। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि रेफरल सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं बल्कि भरोसे का काम है। जब कोई आपको रेफर करता है तो वो अपनी इज्जत, अपनी रेप्यूटेशन दांव पर लगा रहा होता है, और इसीलिए रेफरल मांगने से पहले एक सच्चा रिश्ता बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको वो भरोसा कमाना पड़ता है। जरा सोच कर देखिए, सैकड़ों रिज्यूमे के ढेर में आपका रिज्यूमे भी पड़ा है, तभी एक रेफरल आता है। ये क्या करता है? ये एक तरह की पर्सनल गारंटी है जो सीधे हायरिंग मैनेजर के पास जाती है, जिसमें लिखा होता है कि आप इस रोल के लिए क्यों एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं। बस यही एक चीज आपके रिज्यूमे को बाकी सबसे कहीं ज्यादा पावरफुल बना देती है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी स्ट्रैटेजीज के पीछे, चाहे वो पर्सनल हो या डिजिटल, वो कौन सी एक सोच है जो इन सबको आपस में जोड़ती है? ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्किंग 100 मीटर की दौड़ नहीं बल्कि एक मैराथन है। सबसे असरदार तरीका है अपनी सोच को बदलना। इससे मुझे क्या मिलेगा, ये सोचने के बजाय ये सोचें कि मैं एक सच्चा और मजबूत रिश्ता कैसे बना सकता हूं। असली कामयाबी इसी सोच के बदलाव में छिपी है। इसे ऐसे देखिए कि आप अपने पूरे करियर के लिए दोस्तों और सहकर्मियों का एक नेटवर्क बना रहे हैं। जब आप ऐसे सोचते हैं तो सारा दबाव हट जाता है, और फिर जो रिश्ते बनते हैं वो ज्यादा गहरे होते हैं और आखिर में आपके लिए ज्यादा फायदेमंद भी साबित होते हैं। तो आज अपने आप से ये सवाल पूछिए, वो कौन सा एक लंबा चलने वाला कनेक्शन है जिसे मैं आज बनाना शुरू कर सकता हूं? बस इस एक सवाल पर ध्यान देना ही आपके करियर को बदलने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है।